नमस्कार। सिविल सर्विसेज क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सिविल सेवा के लिए इतिहास वैकल्पिक विषय का एक वीडियो सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हर छात्र के लिए उपयोगी है। यह सीरीज मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक इतिहास एवं मुख्य परीक्षा में जीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने इसके सिलेबस को इस तरह डिजाइन किया है कि यह यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस सहित सभी जगहों पर वैकल्पिक विषय के अलावा जो मुख्य परीक्षा जीएस में विशेष करके इतिहास पूछे जाते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज इस श्रृंखला में हम प्रारंभ करते हैं अपना पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत या पहली सीरीज जिसके अंतर्गत हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले हम इतिहास के शाब्दिक अर्थ से देखें तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ। जब हम ऐसा ही हुआ कहते हैं किसी अतीत के बारे में, किसी घटना के बारे में, तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारे पास कुछ न कुछ उसके मौलिक प्रमाण हैं, चाहे वो प्रमाण पुरातात्विक हो अथवा साहित्यिक हो। अगर प्रमाण है तभी तो हम कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। तो इस आधार पर अनेक विद्वानों ने यह परिभाषा दी कि अतीत की वह घटना जिसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हो वह इतिहास है। प्रमाण चाहे पुरातात्विक हो या साहित्यिक, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में, बाद के वीडियो में चर्चा करेंगे कि इतिहास के क्या क्या स्रोत होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इतिहास लेखन के बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इतिहास के स्रोत पे आएंगे। तो सबसे पहली बात तो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरू हुई। अनेक विद्वानों का मानना है कि भारत में इतिहास लेखन अंग्रेजी राज की देन है, जबकि कुछ विद्वानों का यह मानना है कि नहीं, भारत में अतीत से ही इतिहास लेखन की परंपरा रही है। फिर भी जो आधुनिक इतिहास की परिभाषाएं हैं या आधुनिक इतिहास विषय की जो विशेषताएं हैं, उस आधार पर अधिकतर विद्वान इसी से सहमत हैं कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा अंग्रेजी राज की देन है। चलिए हम इसी को आधार मान करके आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम जब मानते हैं प्राचीन विचारधारा को या मध्यकालीन विचारधारा को, तो आधुनिक विचारधारा को, तो कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि नहीं, कलहन की राज तरंगिणी इतिहास लेखन की पहली पुस्तक है, भारतीय इतिहास लेखन की। फिर भी व्यवस्थित तौर पर यदि देखा जाए तो इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ अंग्रेजों की देन मानी जाती है। इससे ज़्यादा सहमति बनी हुई है। सबसे पहली बात तो अंग्रेजों को ही क्यों आवश्यकता हुई भारत के इतिहास लेखन की, इस विषय को हम लोग जानते हैं। तो हम जब ये चर्चा करते हैं या ये सोचते हैं कि अंग्रेजों को ही क्यों जरूरत पड़ी इतिहास लेखन की, तो इसके मुख्य रूप से 2 या 3 कारण उभर कर सामने आते हैं। जिसमें पहला कारण ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए। 1608 ईस्वी में आई, 1600 ईस्वी में ये स्थापित हुई। जब ये भारत में व्यापार करने के लिए आई तो इस कंपनी ने भारत में विशेष रूप से एक तरह से अपना व्यापार भी संचालित किया, फिर यहाँ की स्थितियों का अध्ययन किया, फिर फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के बाद ये धीरे धीरे कर करके यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार करने का प्रयास प्रारंभ किया। ये चाहते थे कि जो भी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, फ्रेंच, डच, सब यहाँ से भाग जाए और केवल हम इस पर अधिकार करें, और इसी को लेकर के वो, इसी उद्देश्य को लेकर के वो फिर आगे बढ़े। फिर उन्होंने बाद में 1757 में पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया तथा वे खुद नवाब न बन करके मीर जाफर को नवाब बनाकर नवाब निर्माता बन गए। जब वो नवाब निर्माता बने तो इंग्लैंड में इस बात की काफ़ी आलोचना होने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाकर के भारत को उपनिवेश बना रही है एवं भारत का शोषण कर रही है।
तो ऐसी परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी दबाव बढ़ा, इंग्लैंड की सरकार पे भी दबाव बढ़ा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि कंपनी व्यापार करे। 1764 की बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के उस समय के नवाब मीर कासिम को हरा दिया एवं अवध के नवाब सुजाउद्दौला को हरा दिया, मुगल बादशाह को हरा दिया तथा उन्हें 1765 की इलाहाबाद की संधि पर विवश किया। इस संधि की शर्तों में पहली शर्त थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर दीवानी अधिकार लेगी, अर्थात इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर दीवानी अधिकार मिल गया। दीवानी अधिकार का यहाँ अर्थ है बंगाल से भू राजस्व या कर वसूलने पर, वो जितने भी प्रकार के कर होते थे सभी वसूलने का अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया मुगल बादशाह से। अब अधिकार प्राप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की आकांक्षाएं बढ़ी। ये वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में कर्नाटक तथा मद्रास आ गए थे, उसके अधीन ही समझे, पूरी तरह से या उसका बात मानने वाला हैदराबाद का निज़ाम हो गया था। मराठे तक उनकी पहुंच नहीं थी, अपितु दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के बाद या कावेरी नदी से दक्षिण उनका पूरा का पूरा उन्हीं के कब्जे में वो इलाका आ गया था, कुछ क्षेत्रीय त्रावणकोर राज्यों को छोड़ करके या अन्य क्षेत्रीय राज्यों को छोड़ करके। ऐसी परिस्थिति में अब उनकी चाहत बनी कि भारत में हम साम्राज्य स्थापित करें, तो या भारत को अपना उपनिवेश बनाए। लेकिन इधर ब्रिटेन में हंगामा हो रहा था कि भाई आप क्यों उपनिवेश बना रहे हैं, तो उन्होंने भारत के अतीत को जानना प्रारंभ किया। कंपनी ने प्रारंभ किया कि भारत के अतीत को जाने ताकि लोगों को बता सके कि ये भारतीय असभ्य थे, भारत एक जाति में बटा हुआ देश था, महिलाओं का सम्मान नहीं है, तरह तरह की विसंगतियां हैं और हम अंग्रेज जेंटलमैन यहाँ व्यापार करने के अलावा इन लोगों को सभ्य भी बना रहे हैं। ये अपना वो परम अधिकार समझते थे। कई जगहों पे इतिहास में देखेंगे आप, विश्व इतिहास में विशेष करके, वो यही दावा करते हैं, अफ्रीका में भी या अमेरिका में भी, कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक विशेष अध्ययन का दौर चला और यह अध्ययन था पूर्वी साहित्यों का। सर विलियम जोन्स या उनके अन्य सहयोगियों ने पूर्वी साहित्य का अध्ययन किया और उस समय से यह आवाज़ उठने लगी, विशेषकर ब्रिटेन में, जब यहाँ भारतीय साहित्यों का अनुवाद ब्रिटेन जाने लगा तो वहाँ ये आवाज़ उठने लगी कि सही में भारतीय इतिहास कलंकित है या फिर भारत पिछड़े हुए लोग हैं, सपेड़ों का देश है, तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाने लगी। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि वो जानबूझ करके उन्हीं साहित्यों को वहाँ पहुँचाते थे जो द्वयर्थी होते थे या जिसके दो अर्थ होते थे। ये सही है कि भारत में जाति प्रथा का विकास हुआ, लेकिन जिस रूप में उन्होंने दिखाया जाति प्रथा ऐसा कट्टर रूप नहीं था। या फिर दासों का प्रश्न हो, उस विषय पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो वो इंग्लैंड में बताना चाह रहे थे कि देखिए ये उनका अतीत है और मैं इन्हें सभ्य बनाना चाहता हूं। तो प्रारंभिक दौर में तो उन्होंने अनुवाद से काम चला लिया, लेकिन इससे भी बात जब आगे बढ़ गई कि 1757 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1758 से भारत ब्रिटेन के साम्राज्य का अंग बन गया। तब से लेकर के 1857 के बाद तब से लेकर 1947 तक जो भारत सीधे सीधे ब्रिटेन का गुलाम रहा या इंग्लैंड का गुलाम रहा या फिर इंग्लैंड के साम्राज्य का अंग रहा, ऐसी परिस्थिति में ये आवाज़ जो पहले कंपनी के खिलाफ उठती थी अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने लगी। जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने लगी आवाज़ कि आप जाकर के भारत में अपना साम्राज्य बना लिए हैं और आप शोषण कर रहे हैं, हम जेंटलमैन की छवि खराब हो रही है, हमें बुरा लग रहा है, तो फिर विधिवत तौर पर जेम्स मिल या जॉन मिल द्वारा भारत के इतिहास लेखन का दौर प्रारंभ हुआ। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यही है कि उन्होंने वही कलंकित पक्ष पुनः लिखने प्रारंभ किए। पहला कारण तो ये था
कि अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए इंग्लैंड में, तथा ये बताने के लिए कि भारत के लोग अतीत में काफी पिछड़े हुए थे, इसके लिए इतिहास लेखन अंग्रेजों ने प्रारंभ किया। दूसरा कारण ये है कि यूरोपीय शक्तियों की एक विशेष आदत होती थी, विशिष्ट आदतें थी कि वो जहां भी जाते थे उस जगह के भूगोल और इतिहास तथा समाज, इन तीन पक्षों को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करते थे, ताकि व्यापार, उपनिवेश और साम्राज्य, यदि तीनों में किसी स्थिति में हम हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम वहां अच्छी तरह से सरवाइव कर पाए। हम जब तक समाज को नहीं जानेंगे, जब तक वहां के भूगोल को नहीं जानेंगे, जब तक वहां की अतीत को नहीं जानेंगे, संस्कृति को नहीं जानेंगे, तब तक हम वहां सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय अतीत का अध्ययन शुरू किया, और वही अतीत का अध्ययन इतिहास लेखन में है। तीसरा कारण जो इसका समझ में आता है वह कुछ इतिहासकार जो यूरोप के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वे वहां पर अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे तथा उपनिवेशों को कमतर बताते थे, तथा वो रेफरेंस के रूप में, स्रोत के रूप में प्राचीन काल के उन पुस्तकों को उठाते थे या मध्यकाल के उन पुस्तकों को उठाते थे जो कि गाथात्मक है, या फिर जिसका जो उद्देश्य विहीन है, उन सबको उठा करके वो भारतीयों के लिए उद्देश्य विहीन है या भारतीयों के लिए गाथात्मक है, उसको उठा करके वो दिखाते थे कि देखिए ये देश पिछड़े हुए हैं और तुम नौजवान जो यूरोप में बैठे हो या इंग्लैंड में बैठे हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि इन देशों में जाकर के इन देशों के लोगों को सभ्य बनाओ। और इस तरह वे युवाओं को प्रेरित करके कंपनियों में या फिर साम्राज्य की सेना में या फिर साम्राज्य के कर्मचारी वर्ग में शामिल करके उन देशों में भेजते थे। तो इन्हीं तीन परंपराओं को, इन्हीं तीन कारकों को लेकर के या कारणों को लेकर के इतिहास लेखन उन्होंने भारत में भी शुरू किया। इस प्रकार के लेखक या इस समूह के लेखक उपनिवेशवादी लेखक कहलाते हैं, कॉलोनियल हिस्टोरियन कहलाते हैं, या इन्हें हम कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन कहते हैं, क्योंकि ये जो परंपरा प्रारंभ हुई, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो उस समय का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी था, उससे ये परंपरा प्रारंभ हुई। तो इसे हम कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन कहते हैं, और इन्होंने ही ये परंपरा प्रारंभ की। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन में कौन कौन से इतिहासकार हैं, और फिर इनके विरुद्ध में बने राष्ट्रवादी गुट, या फिर भारतीय इतिहास में जो 5 स्कूल्स हैं भारतीय इतिहास लेखन के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम उन स्कूल्स का नाम ले लेते हैं। भारतीय इतिहास लेखन में जो पहला स्कूल बना था वो था कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन या उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का समूह, दूसरा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का समूह, तीसरा मार्क्सवादी इतिहास लेखन का समूह, चौथा उपदेयवादी या सबल्टर्न इतिहास लेखन का समूह, और पांचवा नव वामपंथी या नव मार्क्सवादी इतिहास लेखन का समूह। तो आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास से संबंधित एक नवीन अध्ययन प्रणाली से इतिहास को पढ़ने का प्रयास करें।